दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली के सदस्य स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी फिर तेरे शहर में। मैं दिल्ली कभी नहीं आना चाहता था, कभी नहीं, मगर यादें, खासतौर पर तकलीफ देने वाली यादें जंगली जानवर की तरह आपका पीछा करती हैं। आप उनसे कितना भी भाग लें, वो किसी न किसी शक्ल में आपके सामने आ ही जाती हैं। मैंने तबादले वाली सरकारी नौकरी इसीलिए चुनी थी ताकि फिर किसी शहर के साथ वैसी यादें ना बन पाएं। जब तक शहर समझ में आएगा, वहां से कूच का फरमान आ चुका होगा। मगर शायद कोई है जो सब कुछ देखता है। ऊपर वाला अपने सीसीटीवी में से सब कुछ झांक सकता है, आपके भीतर के अपराध बोध को भी। वरना उस दिन मुझ पर ही ये नौबत क्यों आती? सेक्रेटरी साहब अपने कैबिन में मुझको बुलाकर दिल्ली वाले सेमिनार में जाने की जिद ना करते। अरे यार अरविंद, तुम्हारा ट्रांसफर थोड़े कर रहे हैं दिल्ली, 3 दिन का सेमिनार है, तुम बैचलर आदमी हो, थोड़ा घूम फिर आना। मैं डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस तुम्हारे लिए करा दूंगा अवेलेबल। अब श्रीवास्तव के बेटे के बोर्ड का एग्जाम है, मल्होत्रा भी बीमारी से उठा है। अब तुम बताओ किसको कहीं जाने को? हा? मैं जितनी जिद कर सकता था उतनी जिद कर ली, लेकिन अपने बॉस के साथ नेगोशिएट करते समय एक वक्त ऐसा भी आता है कि आपको हथियार डालने पड़ते हैं। दिल्ली न आने का कारण प्रदूषण या ट्रैफिक का शोर शराबा नहीं था। मैं शहर में रहा हूं और अगर झूठ न बोलने की शर्त रखी जाए तो मैं बता दूंगा कि इस शहर से बहुत प्यार करता हूं। आपका शहर वो नहीं होता जिसमें आप 9 से 5 तक हर रोज अपनी उम्र खर्च करते हैं। आपका शहर वो होता है जहां आपने सपने देखे होते हैं। हाँ, यही वो शहर है जहां मैंने सपने देखे थे, वो सपने जो पूरे नहीं हुए। इस शहर से दूर होकर मैं उन अधूरे सपनों से भाग जाना चाहता था जो हर पल मुझे नाकामी का एहसास कराते थे। आज 10 साल बाद मैं इस शहर को देख रहा हूं तो लगता है जैसे सब कुछ बदल गया है। वो रूमानियत, वो एहसास, वो सब कुछ जैसे कहीं खो गया है। मैं उस पुराने वक्त को याद करना नहीं चाहता था, मगर पुराने रास्ते, पुराने ठिकानों को देखकर दिल बगावती हो गया है। एक पल को शहर का बदल जाना बुरा भी लगता है, मगर इन सालों में कौन है जो नहीं बदला? चलो ठीक ही हुआ। न याद आएंगी डीटीसी की बसें, न याद आएगी गरम कुल्हड़ वाली चाय, न याद आएगी फरवरी की गुलाबी ठंड, और न याद आएगी सुप्रिया। बर्फ गिरी हो वादी में और हंसी तेरी गूंजे, ये गाना सुनकर कितनी बार इमोशनल हुआ जा सकता है। मुझे लगता है अगर इस गाने से अतीत का कोई नाजुक लम्हा जुड़ा हो तो कई बार हुआ जा सकता है। हर बार ये धुन मुझे किसी पहाड़ी जगह पे ले जाती है और मेरे साथ फर वाले कोट में एक लड़की होती है जिसका चेहरा मैं पहचान नहीं पाता। मुझे यकीन है वो लड़की सुप्रिया ही होगी जो क्लास के पहले दिन फर वाले कोट में आई थी। उसी दिन से ही फर और फरवरी से मेरा एक अजीब सा रिश्ता जुड़ गया। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद एक अटैची में कुछ कपड़े, कुछ किताबें और ढेर सारे सपने भरकर मैं दिल्ली चला आया था। मैं किताबों में डूबकर सिविल सर्विस एग्जाम का दरिया पार करना चाहता था। बाकी किसी चीज को कोई तवज्जो नहीं दी मैंने। और सुप्रिया, वो तो ऐसी थी जैसे बस इम्तिहान देने के लिए ही बनी है। पहले दिन क्लास के वक्त से पहले ही पहुंचकर मैंने टीचर के सबसे पास वाली सीट हथिया ली। कुछ देर बाद फर वाले कोट में एक लड़की मेरे पास आई और बोली, उठो यहाँ से, ये मेरी सीट है। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारी सीट कैसे? मैं बैठा हूं तो मेरी सीट है। वो गुस्से में बोली, ये मेरी सीट है, ये देखो मैंने इस पे धागा बांधा है, मैं हर रोज यहीं बैठती हूँ। आज बालों को सूखने में जरा देर हो गई, वरना मुझे इस तरह जिरह नहीं करनी पड़ती। मैंने बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखा। उसके भोलेपन का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। एक धागा बांधकर लोग सीट रिजर्व कर सकते हैं? ये लड़की सुप्रिया थी। धागों की ताकत का मुझे तब तक कोई एहसास नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे यकीन आने लगा। ऐसे ही किसी धागे से सुप्रिया ने मुझको भी बांध लिया था और सच कहूं तो मैं अब तक बंधा हूं। वक्त के साथ उस धागे की गांठ और मजबूत होती गई और मेरा उस अतीत से निकलना अब नामुमकिन हो गया है। नामुमकिन एक टर्मिनल पॉइंट होता है जहां पर गुंजाइशें खत्म हो जाती हैं। उससे पहले चीजें मुश्किल या बहुत मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन मुमकिन होती हैं। ऐसे ही एक नामुमकिन से मेरा सामना तब हुआ था जब आईएएस एग्जाम के मेरे आखिरी अटेम्प्ट का रिजल्ट आया था। सुप्रिया का रोल नंबर रिजल्ट में मौजूद था और
मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं खुश हूं या दुखी। अपना दुख छुपा सकता हूं, पर सुप्रिया के लिए खुश कैसे हूं? यही तो अंतर है मुझ में और सुप्रिया में। मैं उसके लिए खुश नहीं हो पाया और वो मेरे लिए दुखी हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा, ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। सपने बीज के जैसे होते हैं, जिन्हें दिल की जमीन पर बो दो तो उनमें विस्तार होता जाता है। हाँ, तो सिर्फ सिविल एग्जाम निकालना मेरा सपना नहीं था। पास होने के बाद मुझे सुप्रिया से शादी भी करनी थी, और वो मोहतरमा ऐसी थी कि पढ़ाई के चक्कर में मुझे इश्क भी नहीं फरमाने दिया। तो न हम एग्जाम पास कर पाए, न सुप्रिया से इश्क फरमा पाए, न किसी और से इश्क फरमा पाए, और न किसी और से शादी कर पाए। पूरा न होने वाले ख्वाबों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है मेरे पास। आज झूठ नहीं कहूंगा, रिजल्ट वाले दिन मुझे सुप्रिया से जलन भी हुई थी। अब किस मुंह से मांगूंगा मैं उसका हाथ? अब तो वो मुझसे बड़ी हो गई। मैं कुछ भी कर लूं, उसके बराबर का ओहदा हासिल नहीं कर पाऊंगा। और लोग उसे क्या कहेंगे? मियां मुलाजिम, बीवी सरकार। मैंने दिल्ली आते हुए अपनी अटैची गौर से नहीं देखी। उसमें सपनों के बीज भी थे और अहंकार के बीज भी। सपनों की फसल आते ही मुझे अहंकार की बुआई करनी थी, मगर इस बीच मेरे खेत बंजर पड़ गए। मेरी तकलीफ में उसने मेरा साथ दिया, पर मेरे लिए वो धागा बांधकर सीट बुक कराने वाली सुप्रिया तो खत्म हो चुकी थी। मुझे तो IAS सुप्रिया पाठक ही दिखाई दे रही थी, और उसका वो तमगा मुझे चिढ़ा रहा था। वो मुझे मेरी हार का एहसास करा रहा था। 3 दिन के बाद सुप्रिया अपने घर चली गई। लोग फूल माला लेकर बेरसराय तक चले आए थे। अब वो अपने कई रिश्तेदारों के काम आने वाली थी, और मैं अपने कमरे, उसकी सीलन भरी दीवारों और अपनी मायूसी के बीच अकेला रह गया। अच्छा हुआ दिल्ली बदल गई, वरना हमें कई बातें याद आती और उन बातों में सुप्रिया भी होती। अब तो ये दिल्ली जैसे पूछ रही है कि कौन हो तुम? 3 दिन का बोझिल सेमिनार भी खत्म हो चुका है। हमें सेमिनार की रिपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड को सबमिट करके जयपुर निकल जाना है। चपरासी ने मेरा आई कार्ड देखकर कहा, चले जाइए, कमरे में आज भीड़ ही मिलेगी। दफ्तर की हर फाइल यहीं साइन होनी है। रंगीन झंडों से लैस फाइलें लेकर लोग छटने लगे हैं। मैं भी जल्दी फ्री हो जाना चाहता हूँ। फाइल साइन करवाने से पहले मैंने गुड मॉर्निंग कहने के लिए जैसे ही सर उठाया, मेरी नज़र उस चेहरे पर पड़ी। ये चेहरा कुछ जाना पहचाना था। सामने टेबल पर नाम की तख्ती लगी थी, सुप्रिया पाठक, IAS। सुप्रिया को सामने देखकर मुझे खुशी भी हुई और तकलीफ भी। माथे के ऊपर कुछ बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं। लग रहा है जैसे किसी ने बहुत करीने से रंगे हों। उम्र उसकी खूबसूरती के साथ पूरा इंसाफ कर रही है। सुंदर लोग उम्र गुजरने के साथ साथ ग्रेसफुल हो जाते हैं, मगर मैं कैसा लग रहा हूं? मैंने तो घर में आईना देखना ही छोड़ दिया है। खुद को वक्त के हवाले कर दिया है। मन में जज्बातों का तूफान आया हुआ है। समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे उससे मिलना भी चाहिए या नहीं, लेकिन अब मैं भागना नहीं चाहता। उसने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा और अपना चश्मा ठीक किया। बाकी लोग कमरे से बाहर जा चुके थे। वो कुछ देर तक देखती ही रही, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। शायद हम दोनों 10 साल के फासले को एक लम्हे में समेट लेना चाहते थे। इतने साल गुजर जाने के बाद अब सुप्रिया को खो देने का दर्द नहीं रहा, मगर कहीं एक टीस है, एक तकलीफ है। दर्द और तकलीफ में यही तो फर्क है। दर्द ये पूछता है कि क्या हुआ है, तकलीफ ये पूछती है कि क्यों हुआ है। दर्द अपना जवाब पाते ही धीमा पड़ने लगता है, मगर तकलीफ तो एक जवाब के ऊपर 100 सवाल खड़े कर देती है। मैं 10 साल पीछे जाकर सब कुछ ठीक कर देना चाहता था, मगर वहां ठीक करने को था क्या? मेरी नाकामयाबी तो ठीक हो नहीं सकती थी, और न ही मेरा गुरूर।
उसने हमें देखकर कहा, बैठो। उसे हुक्म देने की आदत हो चुकी थी और मुझे तामील करने की। एक वक्त के बाद नौकरी आपके वजूद का हिस्सा बन जाती है। उसे चीख कर कहना चाहिए था, तुम भगौड़े हो, अपनी नाकामयाबी से भाग गए, अपने वादों से भाग गए तुम। उसे चिल्लाकर वो सारी तकलीफें बयां करनी थी जो अब भी कहीं दिल की किसी कोठरी में सैकड़ों तालों में बंद होंगी। लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, इस रिपोर्ट में बहुत गड़बड़ियां हैं, इसे जिसने भी बनाया उसको समझा देना, ऐसी गलतियों पे एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाती है। मैंने साइन नहीं किए, इसको ठीक करके दोबारा ले आना। मैं उसके चेहरे पर देखे जा रहा था और उसकी नज़र रिपोर्ट पर थी। मैंने उसे बताया ही नहीं कि ये रिपोर्ट मैंने बनाई है और जानबूझ के खराब बनाई है ताकि कोई अगली बार से हमको दिल्ली ना भेजे। यहाँ मेरे टूटे हुए सपने रहते हैं, यहाँ मेरा बिखरा हुआ अतीत रहता है। उस कमरे से निकलकर मैं बाहर आ गया और कई दिन के बाद आईने में अपना चेहरा देखा। मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल कुछ बिखरे हुए थे। सुप्रिया ने मुझे देखकर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मुझे पहचाना ही ना हो। अतीत मकबरों की तरह होते हैं, वो चाहे कितने ही सुंदर क्यों ना हो, आप उनमें घर नहीं बसा सकते। आप बड़े हो गए हैं, सब समझते हैं, लेकिन मन दलीलें नहीं सुनता। और अगर ये पागल दलीलें सुनता होता तो किसी को प्यार ही नहीं होता। मैं शहर की गलियों में जिसको ढूंढ रहा था वो आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। उस चंचल चेहरे पर अब कोई शरारत नहीं रहती, जैसे कोई पहाड़ी नदी मैदान में आकर शांत हो गई हो। उम्र लकीरों की शक्ल में मेरे चेहरे पर भी उभर आई है, इसलिए शायद उसने मुझे पहचाना नहीं होगा। अगर रिपोर्ट साइन करवाने की मजबूरी नहीं होती तो शायद मैं इस बार भी भाग गया होता। मैंने रात भर बैठकर रिपोर्ट के जरूरी हिस्से ठीक कर लिए। मेरी जिंदगी उस कपड़े की तरह हो गई थी जो रास्ते में चलते हुए किसी नुकीली चीज में फंस गया हो। हम चाहे तो झटका देकर कपड़ा छुड़ा भी सकते हैं, मगर ऐसा करने पर कपड़ा फट जाएगा और लाख तुरपाई करने के बाद भी उसमें टांके के निशान बाकी रह जाएंगे। हमें चुपके से पीछे जाकर बड़े प्यार से कपड़ा उस नुकीली चीज से निकालना होता है। सुबह जब मैं सुप्रिया के दफ्तर पहुंचा तो मेरे चेहरे के हालात पहले से बेहतर थे। मैंने कई दिनों के बाद आईना देखा था, पर फिर भी मुझे यकीन था कि वो मुझको पहचान नहीं पाएगी। नौकरशाही में आने के बाद तो कई बदलाव आए होंगे जीवन में, फिर वक्त के बहाव में कौन याद रखता है एक नाकाम मोहब्बत को। मैं इसी भाव के साथ उसकी मेज पर बैठा था। उसने साइन किए और पूछा, शादी कर ली? मैं एकदम हैरान हो गया। मैं सोचने लगा कि उसने घर जाकर पुराने संदूक से मेरी यादें निकाली होंगी, फिर उनको धूप में सुखाने के लिए डाला होगा। वो धागे वाली सुप्रिया अभी जिंदा है और ये सवाल उसी सुप्रिया ने पूछा है। मैंने कहा, नहीं। और तुमने? मुझे यकीन था कि मैं उसी सुप्रिया से बात कर रहा था जिसने एक धागे से सिर्फ आगे वाली कुर्सी को ही नहीं, हमें भी बांध लिया था। वो कुछ देर तक चुप बैठी रही, फिर एक धीमी सी आवाज हुई, कर ली है। फिर उसने सामने रखे टेबल कैलेंडर को उलट दिया। पीछे उसके परिवार की तस्वीर थी, 2 बेटियां और चेहरे पर गहरी तसल्ली वाले एक आदमी के बगल में मुस्कुराती हुई वो। उस पल हमें एहसास हुआ कि शायद हमें माँ की बात मान लेनी चाहिए थी, शादी कर लेनी चाहिए थी। सुप्रिया की शादी का जिक्र मुझे बुरा क्यों लगा? क्या मेरे दिल में उससे मिलने की, उससे शादी करने की तमन्ना अब भी जवान थी? वहीं बैठे बैठे मैं अपने दिल को टटोल रहा था। भीतर की शुरुआती तफ्तीश से ही मामला साफ हो गया। दिल ने गवाही दी, हाँ, ऐसी एक तमन्ना तुम्हारे दिल में पल रही थी जिसका कत्ल उस फोटो को देखते ही हो गया। माफ कीजिए, कत्ल नहीं, इंतकाल कहना चाहिए, क्योंकि इसका कसूर किसी के सर पे नहीं मढ़ा जा सकता। आजकल कहाँ रहते हो? उसने अगला सवाल किया। मैंने कहा, अगली बदली होने तक भोपाल में रहता हूँ। एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई, जैसे अस्पताल में पड़े किसी मरीज ने एक तीमारदार को चुटकुला सुनाया हो। शादी क्यों नहीं की? उसके बात करने का तरीका कुछ इंटेरोगेशन जैसा था। वो बहुत संभल के सवाल पूछ रही थी। हम दोनों के बीच एक अतीत के अलावा एक वर्तमान भी था। अपनी झल्लाहट के बावजूद मैं उस वर्तमान और उसकी गरिमा को समझता था। मैं उसे कह देना चाहता था कि शादी या तो आदमी प्यार करके करता है या अपनी तन्हाइयों से हार के करता है। प्यार करके मैं शादी कर नहीं पाया और हार करके करना नहीं चाहता था। मुझे समझौतों से चिढ़ हो चुकी है। सोचा तो बहुत था, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह पाया,
माँ ने बहुत दबाव डाला मगर मैं नौकरी लगने की बात कह के टालता रहा। एक दिन नौकरी मिल गई मगर माँ खो गई। फिर कोई दबाव डालने वाला रहा नहीं और मैं वक्त के बहाव के साथ बहने लगा। इससे पहले कि वो कोई और सवाल पूछती, उसकी मेज़ पे रखा इंटरकॉम घनघना उठा। उसने फ़ोन उठाया और कुछ देर सुनने के बाद बोली, कमिश्नर साहब की मीटिंग तक सारी मीटिंग पोस्टपोन कर दो। फ़ोन रखते ही एक बार फिर से उस बड़े से कमरे में एक मनहूस चुप्पी छा गई। हम उसके चेहरे के बदलते मौसमों को देख रहे थे। अचानक वो बोली, मैं 3 महीने तक तुमको खोजती रही, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। लफ्ज़ मेरी ज़बान तक आकर अटक गए और गले में तेज़ दर्द होने लगा। मैंने रुंधी हुई आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी। उसने हमेशा की तरह इट्स ओके नहीं कहा, बिकॉज इट वॉज नॉट ओके। बात को बदलने के लिए उसने कहा, आज शाम को घर आना, अर्जुन तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे। मैंने कहा, आई एम सॉरी, मुझे आज ही जयपुर के लिए निकलना है। तभी उसकी पीए भागती हुई आई और बोली, मैम कमिश्नर साहब आ गए, आपको बुला रहे हैं। वो सीट से उठती हुई बोली, अपना नंबर मेरी पीए को देते जाना। और हाँ, वो जाते जाते मुड़कर बोली, शादी कर लेना। उसके दफ्तर से बाहर निकलने पर मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। मैं नुकीले अतीत में उलझे अपने दामन को पीछे जाकर बड़े प्यार से छुड़ा लाया था। उसकी पीए को मैंने नंबर नहीं दिया। मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी सबसे अच्छी तस्वीर के साथ एक अकाउंट बना लिया। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं, आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।